गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीलम, एसोसिएट प्रोफेसर, बनवारी लाल जिंदल कॉलेज तोशाम। आज का ये हमारा टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, कल हमने जाना भारत के संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण कौन से हैं। आज हम जानेंगे भारत के संविधान में एकात्मक लक्षण कौन से हैं, क्योंकि जो भारत का संविधान है इसमें संघात्मक शासन प्रणाली के गुणों के साथ साथ एकात्मक शासन प्रणाली के गुण भी विद्यमान हैं। अब इसे हमारे संविधान की चाहे आप विशेषता कह लीजिए चाहे विचित्रता कह लीजिए कि संविधान में संशोधन किए बिना शासन को संघात्मक सरकार से एकात्मक सरकार में परिवर्तित किया जा सकता है। और इसीलिए ही बहुत से जो संविधान विशेषज्ञ हैं वो संविधान की जो संघात्मक शासन प्रणाली है इस पर संदेह प्रकट करते हैं कि ये संघात्मक नहीं है, क्योंकि इसमें एकात्मक तत्व बहुत अधिक मात्रा में शामिल किए गए हैं। जैसे फर्स्ट इसमें आ जाता है शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में। जो कानून निर्माण संबंधी शक्तियां हैं उनका विभाजन 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। अब जो संघ सूची के विषय हैं वो राज्य सूची के विषयों की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और साथ ही साथ संघ सूची के जो विषय हैं संख्या में भी अधिक हैं। संघ सूची में विषयों की संख्या है मूल संविधान में 97 और वर्तमान में 100 है। इसी तरह से जो राज्य सूची में कम महत्व के विषय हैं ये मूल संविधान में 66 और वर्तमान में 61 हैं, और संवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 और वर्तमान में 52 विषय हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो संवर्ती सूची के विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को दोनों को है, और जबकि संघ सूची के विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकारें, लेकिन संवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। तो ऐसे में जो संघ सूची के विषय हैं उनकी संख्या भी अधिक है और वो अधिक महत्व के भी हैं। तो जो शक्तियों का विभाजन है वो केंद्र के पक्ष में किया गया है। सेकंड इसमें आ जाता है राज्य सूची में केंद्र का हस्तक्षेप। जो राज्य सूची के विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है, लेकिन ये केंद्र के अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर नहीं है। जो राज्यसभा है, राज्यसभा किसका हिस्सा है? केंद्र सरकार का। राज्यसभा यदि 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का अमुक विषय, एक या एक से अधिक जो भी है, अमुक विषय राष्ट्रीय हित के लिए अनिवार्य है कि इस पर संसद कानून बनाए, ऐसा प्रस्ताव यदि राज्यसभा पारित कर देती है तो राज्य सूची के उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। बेशक से इसकी अवधि 1 वर्ष है, लेकिन हस्तक्षेप जो है केंद्र सरकार कर सकती है राज्य सूची में भी। इसी तरह से विदेशों के साथ जो संधियां या समझौते किए जाते हैं उससे संबंधित भी कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्रीय सरकार को है, चाहे वो विषय राज्य सूची में ही अंकित क्यों ना हो। और फिर इसमें हम बात करेंगे अनुच्छेद 356 की। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत क्या व्यवस्था है संविधान में कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य में यदि शासन संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चल रहा, या हम कह सकते हैं कि किसी भी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल हो गई है, फेल हो गई है, तो ऐसे में राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। और जिस किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के कारण राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन लागू किया तो उस राज्य के जो 66 विषय हैं ये हर राज्य के लिए बराबर ही हैं, तो उस राज्य सूची के जो विषय हैं उस राज्य के लिए उन पर कानून बनाने का अधिकार, जब तक वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा, कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे संवर्ती सूची की कि जो संवर्ती सूची में विषय दिए गए हैं उन पर कानून बनाने की जो स्वतंत्रता है, ठीक है कि उसका अधिकार राज्य विधानमंडलों को दिया गया है, लेकिन
उनकी जो स्वतंत्रताएं यहाँ बहुत सीमित है। ये शक्ति एक तरह से नाम मात्र की है जो राज्य सरकारों को दी गई है। वो किस लिए कि जो समवर्ती सूची के विषय हैं, इस पर यदि केवल राज्य सरकार ने कानून बनाया है तो वो प्रभावी रहेगा, लेकिन समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया, राज्य सरकार ने भी कानून बना दिया। तो ऐसे में यदि राज्य सरकार का कानून केंद्र सरकार के कानून के विरुद्ध है, दोनों में विरोधाभास है, तो राज्य सरकार का कानून ऑटोमेटिकली रद्द हो जाएगा। या राज्य सरकार ने जो कानून बनाया है वो उसका कुछ हिस्सा केंद्र सरकार के कानून के विरुद्ध है, तो जितना हिस्सा केंद्र सरकार के कानून के विरुद्ध है उतना हिस्सा ऑटोमेटिकली रद्द हो जाएगा। तो ऐसे में ये जो शक्ति है केवल नाम मात्र की है जो राज्य विधानमंडलों को दी गई है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है भारतीय संविधान का आपातकाल में एकात्मक बन जाना। जो अनुच्छेद 352 है संविधान का, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति पूरे देश में भी आपातकाल की घोषणा कर सकता है, युद्ध या बाह्य आक्रमण की अवस्था में। तो ऐसे में यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में इमरजेंसी लागू है तो ऑटोमेटिकली जो राज्य सरकारें हैं वो भंग हो जाएंगी, और जितने भी विषय हैं हर राज्य के जो बराबर से ही विषय हैं राज्य सूची के, पूरे देश के लिए राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का जो अधिकार है जब तक आपातकाल लागू रहेगा, ये अधिकार केंद्रीय संसद को ही प्राप्त रहेगा कि वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। माने जो राष्ट्रपति की अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल घोषित करने की शक्ति है, उसमें कलम के एक झटके से, माने राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए कलम के एक झटके से संघात्मक शासन प्रणाली को एकात्मक शासन प्रणाली में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें राज्यों के पृथक संविधान का अभाव। अब जैसे अमेरिका है, स्विट्ज़रलैंड है, इन देशों में संघात्मक शासन प्रणाली है तो यहाँ राज्यों के अलग संविधान हैं, परंतु भारत में ये व्यवस्था नहीं है। भारत में राज्यों को अलग संविधान बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान है, और जिसमें केंद्र और राज्यों में जो प्रशासनिक संगठन हैं उसके विषय में सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो अंकित की गई हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है एकल नागरिकता। अमेरिका में, स्विट्ज़रलैंड में संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत जो नागरिक हैं उनको दोहरी नागरिकता दी गई है। वहाँ हर व्यक्ति संघ का नागरिक होने के साथ साथ अपने राज्य का भी नागरिक है, और उस राज्य की ओर से भी उसको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। और जबकि भारत के संविधान में दोहरी जो नागरिकता है उसकी व्यवस्था नहीं की गई, बल्कि सभी जो व्यक्ति हैं वो भारत के ही नागरिक हैं और सबको समानता के आधार पर ही संविधान की ओर से अधिकार प्राप्त हैं। किसी व्यक्ति को किसी राज्य की नागरिकता नहीं दी गई है और ना ही किसी राज्य की ओर से उन्हें विशेष अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है संवैधानिक संशोधनों में संघ की श्रेष्ठता। अब जो संविधान में संशोधन करने की बात आती है तो इसमें भी केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली रखा गया है। संविधान के अंतर्गत संविधान का जो अधिकांश भाग है उसमें संसद साधारण बहुमत से या फिर जो विशेष एक निश्चित विधि निश्चित की गई है उसके द्वारा संशोधन कर सकती है। इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और संविधान का बहुत कम भाग ऐसा है जिसमें संशोधन करने के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन जरूरी है। अब अमेरिका के संविधान में क्या स्थिति है कि वहाँ भी संघात्मक शासन प्रणाली है, तो वहाँ हर संवैधानिक संशोधन की स्वीकृति राज्यों से लेनी पड़ती है। लेकिन भारत में हर संवैधानिक संशोधन की स्वीकृति राज्य विधानमंडलों से नहीं लेनी, केवल जो संघात्मक स्वरूप के अनुच्छेद हैं उनमें संशोधन करने के लिए ही आधे राज्य विधानमंडलों का समर्थन
प्राप्त करना केंद्र सरकार के लिए ज़रूरी है, ऐसी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 368 में की गई है। और साथ ही साथ जो संवैधानिक संशोधन है उसके लिए राज्य सरकारें पहल नहीं कर सकती, इनिशिएटिव नहीं ले सकती, सुझाव नहीं दे सकती। केंद्र की ही इच्छा रहेगी कि वो कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक लाए या ना लाए। तो संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो भी राज्यों को बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है संसद के पास नए राज्यों के निर्माण, उन्हें सीमांकन तथा पुनर्गठन का अधिकार। जो संघीय शासन प्रणाली है, जैसे हम अमेरिका की बात करते हैं, तो वहाँ किसी भी राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति के बिना उसके क्षेत्र में वहाँ की जो कांग्रेस, अमेरिका की कांग्रेस माने अमेरिका की विधान पालिका, कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। केंद्रीय सरकार किसी भी राज्य की सीमाओं को नहीं छेड़ सकती, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। परंतु जो भारत का संविधान है वो संसद को यह अधिकार देता है कि संसद जब चाहे नए राज्यों को स्थापित कर सकती है। इसी तरह से संसद की इच्छा है वो किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा बढ़ा सकती है, किसी राज्य की सीमाएं परिवर्तित कर सकती है, किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है, किसी राज्य का कोई भाग काट कर दूसरे राज्य के साथ मिला सकती है, एक राज्य को विभाजित करके दो राज्यों का निर्माण कर सकती है। माने केंद्र की ये जो असीमित शक्ति है ये संविधान की एकात्मकता की ओर झुकाव को ही व्यक्त करती हैं। ये जैसे अगस्त 2000 में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, फिर मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, साथ ही साथ बिहार पुनर्गठन अधिनियम पास करके उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये नए राज्य स्थापित किए गए। और इसी तरह से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करके एक नया राज्य स्थापित किया गया। तो ये जो संसद की शक्ति है ये अपने आप में एक तरह से असीमित है। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं ये क्या दिखाती हैं कि जो भारत का संविधान है उसमें ठीक है कि संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण हैं, लेकिन एकात्मकता के जो गुण हैं वो भी उसमें बहुत अधिक मात्रा में हैं। इसमें भारत के संविधान में जो एकात्मक शासन प्रणाली के कुछ लक्षण और भी हैं जिनका अध्ययन हम कल करेंगे। धन्यवाद।